वेलकम स्टूडेंट्स। अब इस सेशन में स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे रेफ्रिजरेटर या हम रेफ्रिजरेटर को हीट पंप भी कहते हैं एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दोनों चीजें कवर करेंगे। सो गिव द हेडिंग रेफ्रिजरेटर और हीट पंप। हम इसे हीट पंप भी बोलते हैं। तो पहला पॉइंट लिखेंगे रेफ्रिजरेटर और हीट पंप is a heat engine working in reverse direction. अब इसका मीनिंग क्या है स्टूडेंट, रिवर्स डायरेक्शन का? ये अब हम समझते हैं। Okay, now understand. This is your sink, a low temperature body, and this is your source, and this is the working mixture. Now what happens over here? The heat is taken from sink. The flow of heat takes place from sink to working mixture, or फिर with the help of a motor work W is done, so that the transfer of heat takes place from low temperature to high temperature. तो कार्नोट साइकिल में हीट इंजन में क्या होता है? हम सोर्स से हीट लेते हैं, वर्किंग मिक्सचर को देते हैं, वर्किंग मिक्सचर सिंक को हीट रिजेक्ट करता है। पर यहाँ क्या होता है? हम सिंक से हीट का फ्लो लेते हैं। कहाँ? टुवर्ड्स द सोर्स। तो फ्लो ऑफ हीट यहाँ पे हो रहा है एक लो टेम्परेचर बॉडी से हाई टेम्परेचर बॉडी की तरफ। तो ये अपने आप तो हो नहीं सकता, इसके लिए हमें जरूरत होती है एक मोटर की। तो हम वर्किंग मिक्सचर पे डब्ल्यू वर्क करते हैं। कितना वर्क करते हैं? डब्ल्यू वर्क करते हैं। तो सबसे पहले सिंक से हमने कितनी हीट ली? Q2। और फिर वर्किंग मिक्सचर कितनी हीट ट्रांसफर कर रहा है सोर्स को? Q1। तो डेफिनेटली Q2 को हम लिख सकते हैं, Q1 को हम लिख सकते हैं Q2 प्लस W। तो W इज वर्क इज डन बाय द मोटर, बाय द मोटर। एक हमें मोटर यूज करनी पड़ेगी इस वर्क डन के लिए, क्योंकि अगर हम ये चाहते हैं कि फ्लो ऑफ हीट टेक्स प्लेस फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर, अगर हीट का फ्लो लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ हो, तो ये कब पॉसिबल है? जब जब हम एक एक्सटर्नल एजेंसी को यूज करें, और उस एक्सटर्नल एजेंसी को हम यहाँ बोलेंगे मोटर बोलेंगे। हमने सबसे पहले सिंक से कितनी हीट निकाल ली? Q1। अब मोटर वर्क करती है W, और सोर्स को हीट ट्रांसफर होती है Q1। तो हम डेफिनेटली Q1 को लिख सकते हैं Q2 प्लस W। इसे नोट करिए जल्दी। हीट का ट्रांसफर एक लो टेम्परेचर बॉडी से हाई टेम्परेचर बॉडी की तरफ होता है, तो बिल्कुल उल्टा होता है। हीट इंजन में क्या होता है? पहले हीट कहां से जाती है? सोर्स से वर्किंग मिक्सचर, और फिर वर्किंग मिक्सचर सिंक को हीट रिजेक्ट करता है। यहाँ रिवर्स डायरेक्शन में चलिए,
हम सिंक से कितनी हीट निकाल रहे हैं, Q2, और फिर हम वर्किंग मिक्सचर पे W वर्क करते हैं, तो Q2 प्लस W हीट हम ट्रांसफर कर देते हैं सोर्स को। तो ट्रांसफर ऑफ हीट इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर बॉडी, तो दैट इज कॉल्ड रेफ्रिजरेटर। रिवर्सिबल कार्नोट साइकिल, जो पिछला हीट इंजन का साइकिल है हम उसको रिवर्स कर दें तो हमें रेफ्रिजरेटर का साइकिल मिल जाएगा। तो इसे आप नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, और अपना 11 का बुक पढ़िए। अब देखिए, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर। तो सबसे पहली बात हम इसे बीटा से बताते हैं। बीटा को हम लिख सकते हैं Q2/W, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, बीटा को हम लिख सकते हैं Q2 डिवाइडेड बाय Q1 माइनस Q2। तीसरा पॉइंट, बीटा को हम लिख सकते हैं T2 अपॉन T1 माइनस T2। अब आपको थोड़ा कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस समझा देते हैं। हमने मोटर से कितना वर्क किया, W वर्क जब हम करते हैं तब हम सिंक से कितनी हीट निकाल पाते हैं, Q2। अगर हम 1 वर्क करें, मोटर अगर मोटर यूनिट वर्क करे तो सिंक से कितनी हीट निकाल पाएगी, Q2/W। इसी को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। एडवाइस एनसीईआरटी पढ़िए, अपना कोई भी टेक्स्ट बुक 11 का रीड करिए, थ्योरी को समझिए। ये तीनों बातें आपको याद रहनी चाहिए, एक ये और एक तीसरा पॉइंट ये। तो फिर से समझा देते हैं, मोटर ने कितना वर्क किया, W, तब हम कितनी हीट निकाल पाए सिंक से, Q2। अगर मोटर 1 वर्क करेगी तो हम सिंक से कितनी हीट निकाल पाएंगे, Q2/W। उसी को हम बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो अब उम्मीद है कि ये आपको क्लियर हो गया होगा कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो मेनली हमें न्यूमेरिकल ही करने हैं। और न्यूमेरिकल सिर्फ फॉर्मूला बेस है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो पहला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। द कोफिशिएंट ऑफ, आपको भी करना है, परफॉर्मेंस ऑफ ए रेफ्रिजरेटर working between 30 degree Celsius and 0 degree Celsius. First answer 10, second answer 1, third answer 9, fourth answer 0. तो अब स्टूडेंट हम इसका सॉल्यूशन ले सकते हैं, बीटा इक्वल टू T2 अपॉन T1 माइनस T2 यूज कर सकते हैं। T2 आपका टेम्परेचर ऑफ क्या हो गया, टेम्परेचर ऑफ सिंक हो गया, दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस, तो हम इसे 273 बोलेंगे। T1 303 minus 273, so you will get it 273 divided by, अब आप इसको माइनस कर लें और 303 से 273 को माइनस कर लें तो 30 आएगा। अब 30 से आपको कैंसिल करना है, 3 से कैंसिल करिए तो ये आएगा अप्रोक्सीमेटली 9.1, तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं सी। तो ये था आज का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन सिंपल है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है।
Okay, तो question number 2. An ideal refrigerator has a freezer at -13 डिग्री सेल्सियस. ये सिंक का टेम्परेचर हो गया. The coefficient of performance is 5. Then the temperature of air, source पूछ रहे हैं, is 4 आंसर. 325 डिग्री सेल्सियस, सेकंड ऑप्शन 325 केल्विन, थर्ड ऑप्शन 39 डिग्री सेल्सियस, फोर्थ ऑप्शन 320 डिग्री सेल्सियस. तो अब हम कर सकते हैं इसको, बीटा को हम लिख सकते हैं T2/T1 माइनस T2. बीटा तो दिया 5, तो पहले ऐसा कर लीजिए, 5T1 माइनस 5T2 इक्वल टू T2. तो 5T1 इक्वल टू 6T2. तो T1 विल बी 6 इंटू T2. 273 ऐड करिए तो ये आ जाएगा 260 डिवाइडेड बाय 5. अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. तो ये आंसर आपका केल्विन में आपको आंसर मिल जाएगा. यू विल गेट द आंसर इन केल्विन. डिवाइड कर लीजिए. थ्री 312 केल्विन. और 312 केल्विन को आप क्या करिए, 273 माइनस कर दीजिए तो हमारा आंसर आ जाएगा 39 डिग्री सेल्सियस. कितना आ जाएगा? 39 डिग्री सेल्सियस. तो क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. अब देखिए कुछ क्वेश्चंस जो एग्जामिनेशन में बहुत कॉमन है कि व्हाट विल हैपन अगर हम एक रेफ्रिजरेटर का डोर ओपन कर दें तो क्या होगा. आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स. ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर हम एक रेफ्रिजरेटर का डोर ओपन कर दें तो क्या होगा. चलिए, अगर आपको चाहिए एक आंसर तो हम आंसर बोल सकते हैं. पहला आंसर रूम इज कूल्ड, रूम ठंडा हो जाएगा. दूसरा आंसर रूम इज हीटेड, रूम गर्म हो जाएगा. तीसरा आंसर रूम इज आइदर कोल्डेड और हीटेड. चौथा आंसर रूम इज नाइदर कूल्ड नॉर हीटेड. तो कौन सा आंसर आप देना पसंद करेंगे. देखिए क्या होगा, रेफ्रिजरेटर के अगर डोर को हम ओपन कर देंगे, मान लीजिए रेफ्रिजरेटर के डोर को हमने ओपन कर दिया, तो मोटर हैज टू डू मोर वर्क. तो रीजन सुनिए, तो मोटर को ज्यादा वर्क करना पड़ेगा. मोटर को ज्यादा वर्क करना पड़ेगा तो कमरे का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. तो इसको याद रखिए, अगर मोटर को ज्यादा काम करना पड़ा तो कमरे का टेम्परेचर बढ़ जाएगा. अब देखिए नेक्स्ट, रिलेशनशिप between coefficient of performance
and efficiency of a refrigerator. अब देखिए बीटा क्या होगा, Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2। तो हम इसको लिख सकते हैं, ऊपर नीचे Q1 से डिवाइड कर दीजिए, और हम जानते हैं ईटा क्या होता है 1 माइनस Q2 बाय Q1, और तो Q2 बाय Q1 को हम लिख सकते हैं 1 माइनस ईटा, बट वी कैन राइट 1 माइनस ईटा अपॉन ईटा। तो ये रिलेशनशिप आप याद रखिए, बीटा इक्वल टू 1 माइनस ईटा अपॉन ईटा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब देखिए इसमें तीन स्टेटमेंट्स हैं। पहला है क्लॉसियस स्टेटमेंट। क्लॉसियस स्टेटमेंट इट इज इम्पॉसिबल। स्टेटमेंट तो आपको याद रखना पड़ेगा। फॉर ए सेल्फ एक्टिंग, फॉर ए सेल्फ एक्टिंग आपको समझाएंगे मशीन टू ट्रांसफर heat from a colder body to a hot body। तो लॉ बहुत क्लियर है, ये कहता है एक सेल्फ एक्टिंग मशीन खुद ही अपने आप हीट को लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे ट्रांसफर नहीं कर सकती विदाउट द एड ऑफ एन एक्सटर्नल एजेंसी। तो आपको इजी वर्ड्स में समझा देते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि हीट का ट्रांसफर लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर बॉडी की तरफ हो, तो कोई भी मशीन खुद नहीं कर सकती। नो मशीन कैन डू इट बाय इटसेल्फ। उसके लिए हमें जरूरत होगी एक मोटर की, एक्सटर्नल वर्क की। तो लॉ बिल्कुल क्लियर है, विदाउट एक्सटर्नल वर्क, विदाउट एक्सटर्नल वर्क हीट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम लो टेम्परेचर बॉडी टू हाई टेम्परेचर बॉडी। अब जैसे घर में देख लीजिए आप, नीचे मोटर होती है, अगर आपको वाटर को, पानी को नीचे से ऊपर लिफ्ट करना है, तो क्या पानी अपने आप नीचे से ऊपर लिफ्ट हो जाएगा? नहीं होगा। वी नीड अ मोटर, हमें एक मोटर की जरूरत पड़ेगी। तो यही प्रिंसिपल ऑफ क्लॉसियस स्टेटमेंट कहता है कि अगर आप चाहते हैं कि हीट का ट्रांसफर लो टेम्परेचर बॉडी से हाई टेम्परेचर बॉडी की तरफ हो, तो उसके लिए जरूरत है एक्सटर्नल वर्क की, उसके लिए जरूरत है एक मोटर की। इज इट क्लियर टू यू? या आप लोगों को क्लियर हुआ? स्टेटमेंट क्लियर हुआ? नो आंसर? ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया क्लॉसियस स्टेटमेंट, ठीक है। तो बिना मोटर के हम हीट को लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की ओर, इसी वर्ड्स में बोले, ट्रांसफर नहीं कर सकते। अब देखिए केल्विन स्टेटमेंट, केल्विन्स स्टेटमेंट। अब देखिए इट इज, लिखना तो पूरा पड़ेगा, इट इज इम्पॉसिबल
for a body to perform continuous work by cooling it to a temperature lower than the temperature, पहले स्टेटमेंट पूरा लिख लीजिए, of the coldest one of its surrounding. तो देखिए इसको समझिए कि केल्विन स्टेटमेंट ये कहता है, अगर हम हीट इंजन की थ्योरी जानते हैं कि द हीट फ्लोज फ्रॉम सोर्स टू सिंक, ऐसा क्यों होता है? बिकॉज द टेम्परेचर ऑफ सोर्स इज हायर देन दैट ऑफ सिंक। अब ऐसी सिचुएशन सोचिए, अब सोर्स सिंक को हीट दे रहा है और सोर्स एक आइडियल बॉडी नहीं है, तो आफ्टर व्हाट टाइम, आफ्टर सर्टेन टाइम व्हाट विल हैपन कि सोर्स का टेम्परेचर सिंक के टेम्परेचर के इक्वल हो जाएगा। अगर सोर्स का टेम्परेचर सिंक के टेम्परेचर के इक्वल हो गया तो आप सोचिए क्या हीट ट्रांसफर होगी? क्या हीट ट्रांसफर होगी? नहीं होगी। तो ये लॉ का यही मीनिंग है कि कार्नोट इंजन कैन नॉट वर्क। इसको हम इजी लैंग्वेज में ऐसे बोल सकते हैं, ये तो साइंटिस्ट की लैंग्वेज है। अ कार्नोट इंजन कैन नॉट वर्क if the temperature of source and sink becomes equal. कार्नोट इंजन आप चाहे तो लिख भी सकते हैं, a Carnot engine cannot work if the temperature of source and sink becomes equal. Temperature of source and sink becomes equal. तो एक कार्नोट इंजन कभी भी वर्क नहीं कर पाएगा अगर सोर्स और सिंक का टेम्परेचर, ये केल्विन का स्टेटमेंट है। तो केल्विन के स्टेटमेंट को इजी लैंग्वेज में हम कैसे बोल सकते हैं कि अगर सोर्स और सिंक का टेम्परेचर सेम हो जाए तो कार्नोट इंजन वर्क नहीं करेगा। इसका मतलब कंटिन्यूअस कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क विल नॉट टेक प्लेस। ठीक है, अब आते हैं तीसरे स्टेटमेंट की तरफ। ये बहुत बढ़िया स्टेटमेंट है, केल्विन प्लैंक्स स्टेटमेंट। It is impossible to design an engine which can convert total heat into work। हम ऐसा इंजन नहीं बना सकते हैं जो पूरी की पूरी हीट को वर्क में कन्वर्ट कर दे। तो अब इसका मीनिंग क्या है इजी लैंग्वेज में? ये देखिए, विदाउट सिंक, ध्यान देना इस स्टेटमेंट को, विदाउट सिंक नो हीट इंजन इज पॉसिबल। सिंक जरूरी है, नो हीट इंजन इज पॉसिबल। विदाउट सिंक हीट इंजन नहीं बनाया जा सकता। और सिंक का मतलब क्या है?
कि कुछ ना कुछ हीट, जब वर्किंग मिक्सचर सोर्स से हीट रिसीव करता है तो उसके कुछ पार्ट को वर्क में कन्वर्ट करता है और रिमेनिंग पार्ट को कहाँ ट्रांसफर करता है, सिंक को ट्रांसफर करता है। अगर वर्किंग मिक्सचर टोटल हीट को वर्क में ट्रांसफर कर देगा तो हमें सिंक की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये तीसरा स्टेटमेंट क्लियरली एक ही चीज बताता है कि बिना सिंक के कोई भी हीट इंजन पॉसिबल नहीं है। और आपने टू व्हीलर्स देखे होंगे, टू व्हीलर्स में भी सिंक होता है। मैं आपको थोड़ा टेक्निकल बता देता हूँ कहाँ होता है। वो जो आपका एग्जॉस्ट पाइप है, जो टू व्हीलर्स में एग्जॉस्ट पाइप होता है, फोर व्हीलर्स में एग्जॉस्ट पाइप होता है, देखा है आपने? वही सिंक होता है। अगर आप एग्जॉस्ट पाइप को बंद कर दें तो क्या होगा, आपकी गाड़ी कंटिन्यूअसली चल पाएगी? आंसर आंसर, आई वांट आंसर फ्रॉम योर साइड। विदाउट एग्जॉस्ट पाइप गाड़ी इज पॉसिबल? हाँ, यस। तो सिंक एग्जॉस्ट पाइप है। तो कैल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट का अगर एग्जामिनेशन में पूछा जाए कि भाई कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट क्या बताता है, तो आप बहुत सिंपल वर्ड्स में इसको एक चीज लिख सकते हैं कि बिना सिंक के हीट इंजन पॉसिबल नहीं है। या दूसरा और सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि ऐसा कोई भी हीट इंजन नहीं है जो कंप्लीट हीट को वर्क में कन्वर्ट कर दे, जो कंप्लीट हीट को वर्क में कन्वर्ट कर दे। इसको आप नोट कर लीजिए स्टूडेंट। और देखिए, जब तक आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करेंगे स्टूडेंट्स, तो यही सब चीजें चलती रहेंगी। करना आपको है, एग्जाम देने आप जाएंगे, हम लोग सिखा सकते हैं। सेल्फ प्रैक्टिस को बढ़ाइए, अभी बहुत टाइम है, आप कर सकते हैं।